अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन किया गया था, और जब उसका इनॉग्रेशन किया गया था तो जो डेट थी वो 28 ऑफ द मई थी। और दूसरी बात, जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पर उसके इनॉग्रेशन के लिए जो हमारी पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हीं को क्या नहीं किया गया था, इनविटेशन नहीं दिया गया था। तो इस वजह से जो पूरा का पूरा जो मैटर था वो न्यूज़ में आ जाता है और एक कह सकते हो कि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, उस सेरेमनी को बॉयकॉट कर देती हैं। जब ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा इशू निकल के आता है। तो हाँ, ये न्यूज़ में बना हुआ था, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग क्या है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग क्या थी, कैसे वो बनी, कैसे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, क्या भारत में पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम था तो नहीं था, उससे पहले क्या चलता था, तो राजा महाराजा हुआ करते थे, दरबार लगा करते थे, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इन सब चीज़ों को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, आराम से इसको इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से कहाँ पर लिंक कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की हम शुरुआत करते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो क्या सबसे पहले इंडिया में पार्लियामेंट बिल्डिंग चली आ रही है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, कब आए थे ब्रिटिशर्स, तो याद रखना ब्रिटिशर्स की एंट्री कब होती है, तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिशर्स कब आते हैं 1608 में, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जहांगीर के कोर्ट में आया था, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो यहाँ पर पावरफुल होते चले जाते हैं और लास्ट में क्या आता है, उनका हमारे ऊपर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद जब वो यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं 90s, कह सकता हूँ मैं 90s के बाद, ठीक है ना, उसमें क्या होता है 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ हमें अब क्या करना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वहां तक चलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखो, आप लोगों को ये बात पता होगी कि सबसे पहले कौन राजा महाराजा रूल करते थे, फिर धीरे धीरे 1608 में मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिशर्स यहां पर आए, और ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए, अच्छा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट होती क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो देखो, पार्लियामेंट अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन में बताना चाहूँ आपसे, तो मैं ये कह सकता हूं कि पार्लियामेंट होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं या बने हुए लॉ में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, अच्छा किसके द्वारा वो इलेक्ट होती है, कौन उनको इलेक्ट करता है, तो लोग करते हैं, पीपल करते हैं। ठीक है, इसे लोकसभा, राज्यसभा और ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1608 में, उसके बाद आपने देखा होगा कि 1773 में क्या हुआ कि यहां पर 1772 के अंदर आपने पढ़ा होगा डायरकी सिस्टम जो लगाया गया था उसको हटा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बाद में क्या होता है कि यहां पर 1773 में वहां की पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता है कि भारत में जो ट्रेड हो रहा है ना, उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां से पैसा लेकर जा रही है इंडिया से, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। और जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हर 20 साल के बाद क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। याद रखना 1793 में भी आया, 1813 में भी आया, उसके बाद 1833 में भी आया, उसके बाद 1853 में भी आया, उसके बाद 1858 में क्या आया, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्यों, क्योंकि उससे पहले 1857 में क्या हो गई थी, रिवोल्ट हो गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, लॉ मेकिंग बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले लॉ कब बनाने स्टार्ट किए गए इंडिया में। तो सबसे पहले लॉ बनाने कब स्टार्ट किए गए थे, 1773 के एक्ट से। और उसी के बाद आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले इंडिया में, अगर मैं लॉ की बात करता हूं तो सबसे सुप्रीम कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछे, आप लोगों से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कब होती है, तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होती है, कब फाउंडेशन होती है, 1774 में। कौन से एक्ट से होती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और उसके जो सीजीआई बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, पहले सीजीआई, तो उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन होते हैं, अलाइजा इम्पे। कौन होते हैं, अलाइजा इम्पे। ठीक है, उसके बाद
उसी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम पास होता रहता है। उसके बाद क्या आ जाता है, चार्टर एक्ट आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एक्ट होते हैं इनको चार्टर एक्ट के नाम दिए गए, ठीक है। इन एक्ट में कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे 1793 में आप लोगों ने पढ़ा होगा जमींदारी सिस्टम, या जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, वो उसमें स्टार्ट किया जाता है। 1813 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पार्शियली यहाँ पर क्या हुआ था, जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, उसको खत्म कर दिया था। उसमें सिर्फ टी और चाइना के साथ जो ट्रेड होगा वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी कोई भी कर सकता है, क्योंकि वहां पर नेपोलियन की वजह से वहां पर जो भी वहां पर कॉन्टिनेंटल ब्लॉक लगा दी गई, तो वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद कौन होता है 1833, इसमें क्या होता है, तो इस चार्टर एक्ट में कंप्लीटली जो मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको हटा दिया जाता है और नए रूल्स बना दिए जाते हैं। और यहीं से आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्या बनता है, लॉ कमीशन बनता है 1835 में, ठीक है। कौन होता है उसका फर्स्ट, लॉर्ड मैकाले, और वो कितना न्यूज में बना हुआ आपने देखा होगा, सेडिशन लॉ वगैरह वो सब, हम उसके ऊपर भी जब वीडियो देखेंगे तो उसमें दोबारा से इन सब चीजों को हम टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1853 में एक्ट आता है। उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हो जाती है, और जैसे रिवोल्ट होती है तो 1858 में क्या होता है, वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कहती है कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आपकी बस की बात नहीं है, अब इंडिया को गवर्न कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह एक कंट्री गवर्न करेगी। मतलब हम एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के रूल से हटकर हम किसके अंडर चले गए, किसके रूल में चले गए, तो क्राउन के रूल में चले गए, या कह सकता हूं ब्रिटिश नेशन के हम क्या हो चुके हैं, स्लेव हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और वहीं से किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, लॉ बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। वहीं से क्या होने शुरू हो चुके हैं, एक्ट बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे ही एक्ट बनने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो गया, और उस 1857 रिवोल्ट के साथ याद रखना एक पोस्ट बनाई जाती है इंडियन सेक्रेटरी, और इंडियन सेक्रेटरी पोस्ट की फॉर्मेशन वहां पर होती है लंदन में। उसमें होता क्या है कि मान लो इंडिया है, दूसरी तरफ ब्रिटेन है, रूल कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, लेकिन बीच में दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए जो दोनों को बीच में क्या कर सके, उन दोनों की बातों को एक दूसरे से शेयर कर सके, है ना। कह सकता हूं कि एक तरीके से मीडिएटर होना चाहिए। तो मीडिएटर के रूप में इंडियन सेक्रेटरी बनता है। टोटल कितने मेंबर होते हैं उसमें, 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 8 ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी और 7 महारानी यानी कि क्वीन के द्वारा इलेक्ट होते थे या नॉमिनेट होते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है 1909, और जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स होता है, याद रखना इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों रखा गया, तो बेसिक समझना कि जो मार्ले है ये क्या है उस समय, ये उस समय हमारा इंडियन सेक्रेटरी है। कौन है ये उस समय, हमारा इंडियन सेक्रेटरी है, ठीक है। और जो मिंटो है, मिंटो सेकंड, ये कौन है हमारा, तो मिंटो उस समय हमारा क्या है, इंडिया का वाइसराय है। कौन है, वाइसराय। और याद रखना 1857 के बाद ही जब 1858 में एक्ट पास होता है जिसको हम बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, उस बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ही यहाँ पर क्या होते हैं, वाइसराय की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी जाती है, वाइसराय बना दिए जाते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। पहला कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग बनता है। लास्ट कौन बनता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एक्ट आया 1909, इसको क्यों कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि ये दोनों उनको बनाने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, तो याद रखना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ, उसका जो मेन जो रूट था वो क्या था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले क्या बन चुकी थी, तो आपने पढ़ा होगा 1906 इसमें मुस्लिम लीग बनी थी। और जो मुस्लिम लीग बनी थी ना, उस मुस्लिम लीग को बनाने वाला, उसके पीछे जो मेन पर्सन होता है वो कौन होता है, मिंटो होता है। और याद रखना ये मिंटो सेकंड है, नॉट फर्स्ट। मिंटो फर्स्ट कब था, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1809 में था। और उसने उस समय क्या करवाया था, तो आपने पढ़ा होगा पंजाब के अंदर उसने अमृतसर की ट्रीटी करवाई थी, ट्रीटी ऑफ द अमृतसर, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। तो उस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है, नॉट फर्स्ट, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को जैसे क्या बनी, मुस्लिम लीग बनी। और मुस्लिम लीग बनी क्यों, क्योंकि उसने मुसलमानों से कह दिया था कि आप लोगों के राइट भारत में तब तक रहें जब तक कि हम यहाँ हैं, जिस दिन हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे समझो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। और तभी से ये उनको क्या दे देता है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे देता है, जो आगे चलकर भारत एक सेपरेट इलेक्टोरल के साथ साथ एक सेपरेट नेशन की डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम उन सब चीजों को टच नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे नेक्स्ट 10 ईयर बाद क्या होता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। अच्छा, मोंटेग्यू कौन था, तो याद रखना ये उस समय हमारा कौन था, इंडियन सेक्रेटरी। और जो हमारा चेम्सफोर्ड है वो कौन है, उस समय हमारा वाइसराय है, ठीक है। ये दोनों एक एक्ट पास करते हैं जिसको अंदर इन्होंने क्या स्टार्ट किया, डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया। याद रखना डायरकी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1919, ठीक है। क्या है, इसको डुअल गवर्नमेंट भी कह देते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कह देते हैं, स्टेट सेंटर अलग अलग रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद जैसे ये होता है, इसके बाद अच्छा याद रखना, इसके बाद इसी एक्ट में क्या होता है, 1919 के एक्ट में क्या होता है, यूनियन यूपीएससी जो हम जब पढ़ते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी फॉर्मेशन होती है 1926 में, इसी एक्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद 1935 में क्या होता है, देखो 1935 का जो एक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना उसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका दूसरा नाम कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर आपसे पूछे बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पहले वाला तो मैंने बताया, अगर पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिया में क्या दिया गया, तो इंडिया को फेडरल स्टेटस दिया गया। और फेडरल और यूनियन क्या होते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है। क्या होता है यूनियन, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम अलग नहीं हो सकते, हम सब एक हैं। और फेडरल का मतलब क्या होता है कि हम किसी ना किसी किससे जुड़े हुए हैं, ट्रीटी से जुड़े हुए हैं, जिस दिन ट्रीटी टूटेगी हम अलग हो जाएंगे। जैसे यूनियन का सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया, अगर कल को राजस्थान चाहे कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर कल को फेडरल के एग्जांपल अगर मैं देखता हूं, जैसे यूएसए में आपने देखा होगा बहुत सारे क्या बने हुए हैं, स्टेट्स बने हुए, अलास्का, न्यूयॉर्क, ठीक है, कैलिफोर्निया। अगर वो चाहे कि दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, दूसरे कंट्री में, तो जा सकते हैं, क्योंकि वो किससे जुड़े हुए हैं, ट्रीटी से, वो एक फेडरल नेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कैसा है, यूनियन स्टेटस, लेकिन अंग्रेज हमें क्या देना चाहते थे, ब्रिटिशर्स हमें क्या देना चाहते थे, फेडरल स्टेटस। हमने क्या किया, जहां जहां फेडरल था चेंज करके क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना यहां से, जब भी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फेडरल, जहां जहां फेडरल वर्ड लिखा मिले तो समझ जाना वो 1935 के एक्ट की बात कर रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 1947 में एक एक्ट आता है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए था। अब ये सारे कानून बना रहे थे, लॉ बना रहे थे, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस चल रही थी। अब जब वो यहाँ से जाने वाले थे तो उनको पता था कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रूल करने के लिए कोई ना कोई पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ जाने से पहले क्या बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शंस भी करवाई। आपने पढ़ा होगा 1946 में इलेक्शन होते हैं उसके, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये लोग यहां से चले गए तो उन्होंने किसकी फॉर्मेशन करके गए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन देके गए। कहने की बात है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जरूरी क्यों था, पार्लियामेंट हमें देना क्यों जरूरी था। तो देखो, जब उस टाइम पर जब ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था तो पूरी दुनिया के अंदर लगभग 60% जो पार्ट है दुनिया का, वर्ल्ड का, उसके ऊपर ब्रिटेन का रूल था। अब उस समय क्या नीड थी कि हमारा जो लिंग्विस्टिक या कल्चरल जो हमारा बैकग्राउंड था या जो हमारा कल्चर था उसको शो करना था, ठीक है, क्योंकि लोग सारे के सारे इंडियन या कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको चाहिए था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में या पूरे के पूरे गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या सही सोचा कि इनको क्या दे देनी चाहिए, पार्लियामेंट दे देनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं और क्या क्या रीजंस रहे होंगे, तो देखो इसमें लिखा हुआ है पैसेज ऑफ द लॉज, ठीक है, कि कैसे जो लॉज बनेंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू द सेल्फ गवर्नेंस कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिशर्स का भी इंटरेस्ट था, क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियंस इन द गवर्नेंस, क्योंकि जितने ज्यादा इंडियंस की गवर्नेंस में क्या रहेगी, गवर्नमेंट में इन्वॉल्वेंस रहेगी, उतना ही ज्यादा वो अच्छे से रूल भी कर पाएंगे, ठीक है ना, वरना तो रिवोल्ट होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो 1919 और 1935 में क्या हुए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए थे। याद रखना, इंडिया में पहली बार वुमेन्स को जो वोटिंग का राइट दिया गया था वो 1919 में ही दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1935 के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं। 1935 के एक्ट के बाद ही आपने देखा होगा कि म्यांमार को हमसे अलग कर दिया जाता है, कह देते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, काफी बड़ा इंडिया है, तो उसको अलग कर दिया जाता है 1937 में। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, और जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो समझ गए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग क्यों हमें नीड थी, क्यों वो देना चाहते थे। अब आ जाते हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी हुई थी और जो अभी नई बनी हुई है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों उसको चेंज किया जा रहा है। तो पहली बात, ओल्ड पार्लियामेंट जो बिल्डिंग थी ना, वो काफी टाइम पहले की बनी हुई है। कब से बनना स्टार्ट हुई थी वो, या कब बनी थी, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो समझना ध्यान से।
सबसे पहले ये अच्छा है कहां पर, तो दिल्ली में है। कहां पर, संसद मार्ग के ऊपर है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति भवन के पास। अगर पूछे इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो याद रखना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आर्किटेक्ट कौन थे, सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, इन दोनों का नाम अच्छे से लिख लेना। उसके बाद कौन सा है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कब स्टार्ट होता है, तो 1921 में स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था, 1927 में। इन डेट्स को जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पर्पज क्या था, पर्पज यही था कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी जाए, ठीक है। पार्लियामेंट मैंने बताया डेफिनेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल जो लॉ बनाते हैं किसी भी कंट्री का, ठीक है। उसके बाद कौन सा, मटेरियल्स क्या क्या बनाया गया उसमें, हालांकि ये मटेरियल्स आप ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसमें क्या था, तो याद रखना कुछ कॉमन पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से, क्योंकि अगर पैसेज आता है तो कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और अभी काफी टाइम है नहीं हमारे पास, तो जितना डाटा हमारे पास उनको एटलीस्ट याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि क्या उसमें सेंट्रल हॉल था, बिल्कुल था। क्या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल है, क्या उसमें नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर अच्छा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है या जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर किस किस की, या कह सकते हो कि सबसे पहले, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है ट्राइस्ट ऑफ द डेस्टिनी, ये क्या है पहले ये समझना। जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे उससे एक रात पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी इंडिया के ऊपर कि कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, कैसे हमने इंडिपेंडेंस पाई है, जो भी हुआ है वो सब, उसको हम क्या कहते हैं, तो इस नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उसके अंदर सेंट्रल हॉल में क्या लगा हुआ है, तो याद रखना अशोका चक्र लगा हुआ है। और अशोका चक्र आप लोगों को पता है कि उसमें टोटल कितने वो होते हैं, 24 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद 24 सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे एक लव, एक कोरेज, ठीक है, करेज, पेशेंस, पीसफुलनेस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, ठीक है, जेंटलनेस, ये सब इसमें लिखा हुआ है। हालांकि ये सब ध्यान रखने की कोई नीड नहीं है तुम्हें, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछता है कि ये जो हमारा अशोक चक्र है ये कहां से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए अशोक चक्र कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। अब हमारे उपनिषद कितने हैं हमारे पास, 108, उनमें से एक है मुंडक उपनिषद, वहां से क्या लिया हमने, अशोक चक्र। अच्छा, इसी अशोक चक्र के नीचे क्या लिखा हुआ है नेशनल एम्बलम में, तो याद रखना क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। अब हमें पता होना चाहिए सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। और जो अशोक चक्र वो कहां से लिया गया है, तो अशोक चक्र को हमने कहां से लिया है, तो याद रखना सारनाथ से। कहां से लिया है, सारनाथ, ठीक है। कहां से लिया है, सारनाथ। सारनाथ क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का, या सॉरी अशोक के टाइम का जो उसके जो हमारे पास एडिक्ट्स जो मिले हैं हमारे पास, रॉक एडिक्ट्स, और वो उन सब से लिया गया है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो इनॉग्रेशन कब हुआ, 28 मई, और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जो बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिली थी। क्या हुआ कि इसका जो इनॉग्रेशन था ना वो 28 मई को किया गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अच्छा मैं थोड़ी सी बिल्डिंग की बात कर लेता हूं, इसके अंदर क्या बने हुए हैं, तो 6 द्वार बने हुए, गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, ठीक है, हमस द्वार, ठीक है, ऐसे करके टोटल 6 द्वार बने हुए, 6 गेट बने हुए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है हमसे, तो याद रखना कि जिस दिन 28 मई को इसको स्टार्ट किया गया था ना, या इनोग्रेट किया गया था, पहली बात तो उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। क्यों, देखो अगर मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट, ठीक है, अगर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो इसका आर्टिकल कौन सा होता है, 79, इसका आर्टिकल कौन सा होता है, 52, ठीक है। इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल 81, और इसका आर्टिकल कौन सा होता है, 80, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इन तीनों को मिलाकर ही तो पार्लियामेंट बनती है, इन्होंने इसी को तो बुलाया नहीं, ठीक है। इसलिए जो अपोजिशन की जो पार्टियां थी सारी सबने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। अब बात ये आती है कि इन्होंने 28 मई को ही क्यों किया, तो याद रखना 28 मई को किसका बर्थ एनिवर्सरी आती है, तो कौन है, विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वी.डी. सावरकर। और कौन थे वी.डी. सावरकर, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो वी.डी. सावरकर थे उनका बर्थ कब होता है, बोर्न कब होते हैं, वो तो 28 मई ऑफ द 1883, उनकी डेथ कब होती है, 26 फरवरी 1966। अच्छा, हम उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, याद रखना उस ग्रुप का नाम क्या था, मित्र मेला।
और वो मित्र मेला कब बना होता है 1899। आगे चलकर इसका नेम चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है अभिनव भारत। और जो अभिनव भारत बनता है वो अभिनव भारत कब बनता है 1904 में बनता है। ठीक है, इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया होता है। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं इसको टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस कर देते हैं और बाद में क्या होता है यहाँ पर कोई रिवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो किसी को गोली मार देते हैं और उसके बाद इनका नाम आ जाता है। फिर इनको कहां पर ब्रिटेन में लंदन से क्या किया जाता है कि जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे उनके गेस्ट हाउस से अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको बाद में जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और इनको काला पानी की जेल जो हम कहते हैं वो दे दी जाती है अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी होती है वीडी सावरकर ने, फर्स्ट बैटल ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 की रिवोल्ट को इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस बताया होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इनके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी आ जाती है क्योंकि न्यूज़ में आपने बहुत बार देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इनका सपोर्ट करती है, जो इनका अपोज करती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की कि उसमें और क्या क्या लगा हुआ है। तो देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, उसके अंदर किस किस की फिगर्स लगी हुई हैं। तो महात्मा गांधी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, चाणक्य, गार्गी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, और ये सब उसमें लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर सीटें कितनी कर दी गई हैं, तो याद रखना जो नई पार्लियामेंट है उसके अंदर टोटल लोकसभा में सीटें कितनी कर दी गई हैं 888। अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा में तो कितनी कर दी गई है 384। अगर मैं आज के दिन की बात करता हूं लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है या मेंबर्स कितने हैं, तो मेंबर्स कितने हैं 545। और उनमें से भी 2 क्या होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अभी क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो वो 2 नहीं रहेंगे, तो कितनी सीटें हो जाएंगी 543। लेकिन अभी जो नई पार्लियामेंट है उसके अंदर सीटें कितनी कर दी गई लोकसभा में 888। तो कहने का मतलब क्या है, इसको 888 करने का रीजन क्या था, इसकी समझना थोड़ा कि इसको 888 क्यों किया गया। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक वर्ड आपने पढ़ा होगा डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन, और जो डीलिमिटेशन वो कब तक फिक्स कर रखा है टिल 2026 तक 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने फिक्स कर रखा है, उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, हो सकता है कि आगे चल के है ना, हो सकता है कि अगली बार से क्या किया जाए 2026 में डिलिमिटेशन कर दिया जाए, सीटें बढ़ा दी जाए, तो उस पर्पज से इनकी सीटों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एम.एस. स्वामीनाथन की डेथ हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी उसके फादर कहते हैं उनको एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो 888 होनी चाहिए। तो हो सकता है कि उसी पॉइंट को यहाँ पर रखते हुए और इन्होंने 888 सीट बनाई हो, जो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो देखो अगर पूछे आपसे कि जो लोकसभा है उसके ऊपर किसकी थीम बनी हुई है, तो लोकसभा की किसकी थीम है पिकॉक। पिकॉक बोले तो क्या है मोर। ठीक है, ये क्या है हमारा नेशनल बर्ड कहते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे नेशनल बर्ड कब बना था, तो पता होना चाहिए आपको कब बना होता है 1963। उसके बाद अगर पूछे कि राज्यसभा में क्या बना हुआ था, तो राज्यसभा के ऊपर किसकी थीम लगी हुई है लोटस। लोटस यानी कि कमल का फूल। और जो लोटस है वो हमारा क्या है नेशनल फ्लावर। और नेशनल फ्लावर कब बना होता है ये 1950 के अंदर। जैसे नेशनल ट्री कौन है बनियान ट्री। ठीक है, वो कब बना होता है 1950 में बना होता है। नेशनल रिवर कौन सी हमारी गंगा कब बनी होती है 2008 में बनी होती है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ऑफिस बने हुए हैं, स्पेस बना हुआ है पूरा। ठीक है, वो जो भी है उसके अंदर एक बार जस्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, एडवांस कमेटी रूम्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन, सेंट्रल लॉन्स एंड कोर्टयार्ड। बस याद रखना क्या नहीं है उसमें, क्या था सेंट्रल हॉल था, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो नया वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें और क्या क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये हमारी पुरानी ओल्ड पार्लियामेंट है, ये हमारी न्यू पार्लियामेंट है। अगर आपसे पूछे स्ट्रक्चर तो इसकी कैसी है सर्कुलर, इसकी कैसी है ट्रेंगुलर। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसके अंदर कितना या इसके अंदर लोकसभा की कितनी कैपेसिटी थी तो 552, इसमें राज्यसभा की कितनी कैपेसिटी थी तो 245, और जो सेंट्रल हॉल था उसमें कितने मेंबर बैठ सकते थे 436। ये इसलिए था कि कभी ज्वाइंट सीटिंग करनी पड़े तो यहाँ बैठकर कर लेते थे। ठीक है, दूसरी बात अगर आपसे पूछे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या है तो इसकी अभी सीटें हमने डिस्कस की थी 888 है, राज्यसभा में 384 है, टोटल कितनी होगी 1272 हो गई। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे कि इसको बनाया किसने था तो अभी हमने पढ़ा था लुटियन ब्रदर्स ने बनाया था। ठीक है, एडविन लुटियंस और बेकर ने। अगर आपसे पूछे इसको किसने बनाया तो याद रखना इसको टाटा कंपनी ने बनाया है, टाटा ने बनाया। ठीक है,
इसका नाम क्या दिया गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कितना इसके अंदर लगभग खर्च आया, तो लगभग 900 करोड़ के लगभग, ठीक है, 862 या फिर 900 याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ये किस में बनी हुई थी बिल्डिंग, तो सिस्मिक जोन 2 में बनी थी, अभी सिस्मिक जोन 5 में बनी हुई। पता है ना अर्थक्वेक आते हैं तो सिस्मिक जोन हम उसमें फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कितना उससे हार्म हो सकता है अर्थक्वेक से। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर जो कारपेट है वो कहाँ से बने हुए हैं, तो याद रखना यहाँ पर भदोही, ठीक है, उत्तर प्रदेश के भदोही से वो सारे के सारे बने हुए हैं, ठीक है। अगर मार्बल पूछे तो आपको पता है इंडिया में एक जगह से मार्बल मिलेगा, कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि इसको बनाने वाला कौन है, इसका आर्किटेक्ट कौन है, तो इसका आर्किटेक्ट कौन हो जाएगा, आर्किटेक्ट का मतलब इसका डिजाइन किसने बना कर दिया, तो वो कौन है, रामवी सुतार। अब आप कहोगे रामवी सुतार कौन है, तो आप अच्छे से जानते होगे, मैंने यहाँ पर एक पिक भी लगा रखी, कौन है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू, अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट या वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, जो वो किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितनी हाइट है इसकी, 182 मीटर, ठीक है। कहां पर बना हुआ है, गुजरात के अंदर। ये भी किसने बनाया था, ये भी रामजी या रामवी सुतार ने बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या उसके अंदर नया लगा हुआ है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या उसको उम्मीद है कि हाँ बच्चों को इतना तो पता ही होना चाहिए, तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या लगा हुआ है, नेशनल एम्बलम जो हमारा अशोका है ना, वो यहाँ पर लगा हुआ, कितने वेट का है, 9500 kg, कितनी हाइट है उसकी, 6.5 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे आपसे कि यहाँ पर और क्या है, तो देखो आपने बहुत बार सुना होगा सेंगोल। व्हाट इज सेंगोल, तो जो सेंगोल है ना वो हमारे चोला डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी है, याद रखना चोला डायनेस्टी या चोल डायनेस्टी, इसमें चला करती थी लास्ट टाइम पर। होता क्या था, जब किसी राजा की डेथ हो जाती थी या जब किसी राजा को दूसरा राजा कैप्चर कर लेता था या उसके किंगडम पे अटैक कर देता था, हार जाता था, तो उसमें पावर का ट्रांसफर होता था। तो जब पावर का ट्रांसफर होता था तो पावर ट्रांसफर के रूप में क्या दिया जाता था, सेंगोल देते थे, ठीक है। वो जो सेंगोल था वो लास्ट टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो मैंने वाइसराय का जिक्र किया था ना पहले, लास्ट वाइसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जो सेंगोल था वो तमिलनाडु में रखा हुआ था किसी मंदिर में, वहां से लेकर किसको दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया कि हमने पावर का ट्रांसफर तुम्हें कर दिया है, यानी कि भारत को कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उसमें और क्या लगा हुआ है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान रखना, कौन सा है, फोकोल्ट पेंडुलम। क्या होता है फोकोल्ट पेंडुलम, तो एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है, एक स्ट्रिंग से लगा हुआ है, मैंने उसको हल्का सा उसको फोर्स किया तो वो क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो लगा हुआ है ये कौन सा है, फोकोल्ट पेंडुलम। कब बना था ये, तो याद रखना इसको बनाया कब गया था, 1851 में बना था। किसने बनाया था, तो उस फिजिसिस्ट का नाम क्या था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लियोन फोकोल्ट, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। होता क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ध्यान सुनना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। आप इसको कहीं पर भी लगा कर रख दो, आप इसको एक बार फोर्स करोगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो लगभग अर्थ की रोटेशन के बराबर चलने की कोशिश करता है। अर्थ की रोटेशन कितनी होती है, लगभग 24 आवर्स की होती है, ठीक है। इसका कितना है, तो ये कितने उसमें होता है, तो याद रखना एक बार में ये 49 आवर्स 59 मिनट्स एंड 18 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेटर पे होता तो क्या इक्वेटर पे चलता, बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिसिस फोर्स CF क्या होता है, 0 होता है। और जब CF 0 होता है तो CF 0 होने की वजह से क्या है कि यहां पर वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और उसमें क्या क्या चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्या दुनिया की सारी जो पार्लियामेंट है उनका नाम एक ही है क्या, या सभी को पार्लियामेंट कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछता है, चाहे किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, आपसे पूछ लेगा डाइट किस पार्लियामेंट को कहते हैं, तो जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि मजलिस किसका नाम है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर मजलिस है वो किसका नाम है, ईरान की पार्लियामेंट का नाम है। तो हम हल्का सा देख लेते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स वहां से उठाए हैं जो आप लोगों को एटलीस्ट पता होने चाहिए। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को तो फेडरल पार्लियामेंट, अगर पूछे अफगानिस्तान को तो शोरा कहते हैं, याद रखना। भूटान की पार्लियामेंट को सोगडू कहते हैं, ध्यान रखना। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जातीय पार्लियामेंट कहते हैं, और ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, और जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, ठीक है। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखते हैं, अभी हमने इसमें देखा कि कौन कौन से फैक्चुअल पॉइंट थे जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोगों को पता होने चाहिए। अब जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, हिस्टोरिकल टच पढ़ा है, उसका जितना पॉलिटिकल टच पढ़ा है, उसके कुछ क्वेश्चंस को भी साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इंस्टॉल्ड सेंगोल, ठीक है, अभी पढ़ा था सेंगोल, ठीक है, इन ए डेडिकेटेड एनक्लोजर टू द राइट ऑफ द स्पीकर्स चेयर इन द लोकसभा चैम्बर। सेंगोल इज ए सिंबल ऑफ रूल इन विच इन द विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। अच्छा, किस एम्पायर में चलता था, तो कौन से में चलता था, चोला एम्पायर में लास्ट टाइम। उसके बाद रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनवेल्ड द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, व्हेन वाज द ओल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बिल्ट, कब बनी थी, तो याद रखना 1927 जनवरी 18 में बनकर तैयार हो गई थी। बनना कब स्टार्ट हुई थी, तो आपने पढ़ा था 1921 में, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, कौन कौन से फीचर है, तो देखो 65,000 स्क्वायर मीटर के लगभग एरिया है, बिल्कुल सही है, अभी आपने वो पिक्चर देखी थी। इट हैज कैपेसिटी ऑफ द 888 सीट्स, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद इट हैज 3 गैलरीज, ठीक है, संगीत गैलरी है इसमें, स्थापत्य गैलरी है और शिल्प गैलरी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड ए न्यू 75 कॉइन। अच्छा, जिस दिन पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोग्रेशन हुआ था उस दिन क्या हुआ था, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोग्रेशन में 75 रुपए का कॉइन लॉन्च किया गया था। उसका साइज कितना है, तो याद रखना 44 mm का साइज है, ठीक है। लास्ट टाइम किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे भी पूछ ले, तो आप इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विच बिकेम द 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट है, तो बताओ सबसे 4th नंबर की है, तो पहले पे कौन है, तो पहले पे चाइना की पार्लियामेंट है। चाइना की पार्लियामेंट में लगभग 3000 के लगभग सीटें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो किसका है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो अमेरिका का है, उसमें 7 ही आर्टिकल है। और दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कौन है, यूके यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, तो याद रखना आर्टिकल कौन सा हो जाएगा उसका 79। 80 में क्या है, तो लोकसभा, 80 में क्या है, राज्यसभा, 81 में क्या है, लोकसभा, ठीक है। 82 में क्या कहता है, तो 82 डिलिमिटेशन वगैरह की बात करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकसभा इज थीम्ड ऑन द नेशनल बर्ड पीकॉक, ठीक है, and Rajya Sabha on the national flower lotus. The central lawns of the parliament is themed on the national tree which is, जो central lawns है वो उसकी थीम क्या है, तो याद रखना बनियान ट्री। और ये क्या है, हमारे इंडिया का नेशनल ट्री है। ये कब बना था नेशनल ट्री, 1950 में बना होता है, ठीक है। उसके बाद इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग MP विल बी एबल टू स्पीक इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज शेड्यूल्ड हमारे पास, 22। तो पूछा है कि टोटल लैंग्वेज कितनी है, तो कितनी है, 22 ही लैंग्वेज है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। विच ऑफ द बिलो mentioned points are true about the Sengol, कौन कौन से सही हैं, तो it is a symbol of the just and fair rule and had been used to make the transfer of the power, बिल्कुल सही है। it is symbol that governance should be just as per policies and on the path of duty, ये भी सही है। thus is 5 feet in height and feature a nandi or bull on the top which will be installed near the Lok Sabha, ये भी सही है। और all of the above इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच कंपनी डिजाइंड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, किसने बनाई, तो अभी हमने पढ़ा किसने बनाई है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ऑन विच डेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज फॉर्मली इनोग्रेटेड, कब इनोग्रेट होती है, तो याद रखना 18 मई 2023, वीर सावरकर, ठीक है। और वीर सावरकर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना है हमें, ठीक है, हालांकि इतना इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, किसने प्रेजेंट किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1857 की रिवोल्ट के बाद। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the main ideology and leader of the अभिनव भारत, अभिनव भारत का मेन कौन था, तो विनायक दामोदर सावरकर। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था अभिनव भारत का, तो मैंने अभी बताया था मित्र मेला, ठीक है। उसके बाद इन विच ईयर द अभिनव भारत फाउंडेड, कब फाउंड की गई थी अभिनव भारत, तो याद रखना 1904। उसके बाद क्योंकि पहले नाम दूसरा था, नाम चेंज हो गया, तो फाउंडेड हमने उसमें लिख दिया, ठीक है। वी.डी. सावरकर रोट ए हिस्टोरिकल वर्क टाइटल द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस,
कब पब्लिश हुई थी इनकी ये बुक, तो ये पब्लिश हुई थी 1909 के अंदर पब्लिश होती है बुक, ठीक है। ओके, आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।